संभव के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। तो देखो भाई, अपन ने कब क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म। हम पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने पढ़ लिया था, कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे। और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में मैंने आपको 6 प्रकार के बताए थे भाई। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजीन, कार्बिन, ये 6 प्रकार की बताई थी भाई, ठीक है। और उन 6 में से अपन पढ़ रहे हैं पहला कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हो गया था और उसकी स्ट्रक्चर वगैरह हो गई थी। उसके बाद में बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन है उस पे जो प्लस चार्ज को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। कार्बोकेटाइन को के जो प्लस चार्ज है इसको क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तो वो तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। वो तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और जो इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। यहाँ तक ये पढ़ लिया था भाई अपन ने। और उसके बाद में पढ़ा था इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपना हो गया था भाई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब आपको बता दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसका तो मतलब क्या होता है, प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, माइनस आई। तो जो प्लस आई वाले हैं वो तो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे भाई, इंक्रीज करेंगे, जबकि जो माइनस आई वाले हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इतनी बात हो गई थी अपनी, ठीक है। तो भाई देखो, अब दूसरा जो फैक्टर आता है आपका वो आता है भाई आपका रिजोनेंस। दूसरा फैक्टर आता है रिजोनेंस। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं भाई कि रिजोनेंस क्या होता है। रिजोनेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या है अपन एक ही स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी मॉलिक्यूल या कुछ भी सब्सटेंस हो, उसको किसी भी एक स्ट्रक्चर से क्या है अपन उसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या नहीं कर सकते भाई, डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इनको क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इनको क्या बोलते हैं भाई, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है भाई, रिजोनेंस इफेक्ट। तो देखो भाई, अब बात करेंगे इसके साथ इसको अटैच करके देखेंगे भाई, जो कार्बोकेटाइन है आपका उसके साथ इसको अटैच करके देखेंगे। तो देखो भाई, 3 प्रकार के कार्बोकेटाइन मेनली मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। एक तो होता है भाई एलाइल, एलिल बोल देते हैं यहाँ, एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो ये कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये कार्बोकेटाइन। इस प्रकार का जो कार्बोकेटाइन होता है भाई उसको क्या बोला जाता है, एलाइल कार्बोकेटाइन बोला जाता है। उसको सॉरी भाई, इस प्रकार का जो कार्बोकेटाइन होता है, हाँ, इसको क्या बोला जाता है भाई, एलाइल कार्बोकेटाइन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भाई एलाइल ग्रुप है। एलाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, पहला sp3 रहेगा, जो कार्बन होगा sp3 होगा, और sp3 किससे जुड़ा रहेगा, sp2 से। sp3 किससे जुड़ा रहेगा, sp2 से। तो इस प्रकार को जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अपन एलिल ग्रुप। इस प्रकार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोल दो या एलिल ग्रुप बोल दो। अब देखो यहां पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे भाई, ये बॉन्ड के इधर जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये हो गया भाई इसमें रिजोनेंस, ये हो गया रिजोनेंस। अब बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की भाई इसकी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी नहीं होती, इनका क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है और कौन से की क्या है, कम है। इसी प्रकार मैं बात करूं बेंजिल कार्बोकेटाइन की, इसी प्रकार मैं बात करूं भाई बेंजिल कार्बोकेटाइन की, बेंजिल कार्बोकेटाइन की, ये लो, ठीक है। इसी प्रकार है भाई, देखो डबल बॉन्ड है और फिर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है और फिर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहां से क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे नीचे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस प्रकार से ये आ गया। अब आगे इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर बनेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां यहां, ये डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तब क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के इधर, ये इधर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे CH2, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में देखो, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन। तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई, ये लो।
ये होगा इसमें रिजोनेंस। जो बेंजल कार्बोकेटाइन है उसमें इस प्रकार से क्या होता है भाई, रिजोनेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो भाई इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो 2 बनी है भाई, और इसकी देखो 1 2 3 4 5 कितनी बनी है भाई, टोटल 5। इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनी है 5, और इसकी कितनी बनी है भाई 2। तो जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये आपने बेसिक पढ़ा है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो कंपाउंड उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैं यहां से एक रिलेशन बता सकता हूं आपको कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब ये है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैं इन दोनों की बात करूं, बेंजिल और एलाइल की बात करूं, तो यहां पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, बेंजिल। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजिल कार्बोकेटाइन। यहां पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजिल कार्बोकेटाइन, और कम स्टेबल कौन होगा भाई, एलाइल, या एलिल बोल देते हैं भाई, इसको एलाइलिक भी बोल देते हैं, कार्बोकेटाइन। ये लो, कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजिल कार्बोकेटाइन। क्यों होगा, क्योंकि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहां पर तो एक रिंग थी, ऐसे ही आपको नेप्थलीन दे दे भाई, अगर आपको नेप्थलीन दे दे, नेप्थलीन दे दे, एंथ्रासिन दे दे, और भी दे दे, तो मतलब जैसे जैसे ये रिंग बढ़ती जाएंगी भाई वैसे वैसे क्या होगा, रिजोनेंस ज्यादा होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेंगी। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेंगी तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी भाई, ज्यादा होती जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे रिलेटेड, समझ में आ गई होगी बात कि जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन होता है, और जैसे मैं नेप्थलीन कार्बोकेटाइन की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, नेप्थलीन कार्बोकेटाइन, फिर बेंजिल कार्बोकेटाइन, फिर एलिल कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनती है, ज्यादा बनती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा, देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई इनमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जैसे ये दे दे आपको, ये क्वेश्चन आ गया भाई कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है। तो जैसे मैं बात करूं भाई, इस कार्बोकेटाइन के साथ कितनी रिंग है, 3 है। इस कार्बोकेटाइन के साथ कितनी रिंग है, 2 है। इस कार्बोकेटाइन के साथ कितनी रिंग है भाई, 1 है, और इसके पास कोई भी रिंग नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि भाई इसके पास 3 रिंग है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा इसकी बनेगी, तो सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा, एलाइलिक होगा। सबसे लास्ट में कौन होगा, एलाइलिक होगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर वैसे भी करो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे भी तो आ रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे अपन को देखना है कि यहाँ पे क्या है, 3 रिंग है, 3 रिंग है, इसलिए यहाँ पे रिजोनेंस क्या है, ज्यादा है, और रिजोनेंस ज्यादा होने के कारण क्या है भाई, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये हो गया भाई आपका रिजोनेंस इफेक्ट। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई तीसरा जो आपका इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा जो आपका इफेक्ट है उसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम आते ही अपने दिमाग में अल्फा हाइड्रोजन क्लिक करना चाहिए। अपने दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन। कि कोई भी कार्बोकेटाइन है उसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो दिखाते हैं कैसे होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिक से बताता हूं कि होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, या तो सिग्मा और जो पाई ऑर्बिटल होते हैं उनका ओवरलैप से बनता है, सिग्मा या पाई ऑर्बिटल होते हैं उनके ओवरलैप से बनता है, या फिर क्या है सिग्मा और पी ऑर्बिटल, सिग्मा और पी ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग से बनता है। कौन बनता है भाई, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बनता है। जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है, किस में जाता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में जाता है। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या 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 होता है। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको एक नाम और बोला जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का
एक और नाम है नो बॉन्ड रिजोनेंस। नो बॉन्ड रिजोनेंस क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। देखो भाई, देखो यहां बताता हूं आपको। जैसे ये है भाई आपका, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा है भाई? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसमें मैं ये इन H को इस प्रकार से लिख सकता हूं, H H और H। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताया भाई? सिग्मा और या पी ऑर्बिटल या सिग्मा और पाई ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। हाँ भाई देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहां से देखो ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इनका ओवरलैपिंग होगा। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, C, इसके पास H है, इसके पास H है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, H प्लस यहाँ से क्या हो गया, बाहर, मतलब हट गया यहाँ से, इस स्ट्रक्चर से H प्लस क्या हो गया, बाहर हो गया, यहाँ से हट गया। तो इस प्रकार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी इसकी। किस कारण? इस एक हाइड्रोजन के कारण ये स्ट्रक्चर बनी इसकी, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूं अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है। तो इस एक अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये स्ट्रक्चर एक बन गई। इसी प्रकार देखो इसके कारण बनेगी, इसी प्रकार इसके कारण बनेगी। 3 तो ये हो गई, फिर 3 इन हाइड्रोजन के कारण बनेंगी और 3 इन हाइड्रोजन के कारण बनेंगी। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी रिजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटेड, वो कितनी बनेंगी भाई? 9 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 9 बनेंगी। इसी प्रकार आपका जो 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 6 हैं। तो जो इसकी रिजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी वो कितनी बनेंगी भाई? 6 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। इसी प्रकार क्या है, जैसे आपका 1 डिग्री है, ये रहा, इसकी कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई? 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन इसका क्या देखेंगे, अब ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर देखेंगे तो भाई ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसके पास ज्यादा? इसके पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो आपका कार्बोकेटाइन के जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसको देखने के लिए मुख्यतः मेनली किसको काम में लिया जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को लिया जाता है भाई। किसको काम में लिया जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को। और हाइपर कॉन्जुगेशन में आप क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे। जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो उतनी ज्यादा क्या बनाएगा? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा भाई। उतनी ज्यादा क्या बनाएगा? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तीनों देख लिए भाई, 3 ही है इसमें। फैक्टर इफेक्ट है वो 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट है, एक रिजोनेंस है और तीसरा क्या है आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, अब नो बॉन्ड रिजोनेंस क्यों बोलते हैं? देखो इस हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या भाई? रिजोनेंस में तो ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं अपन, जैसे ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्रकार से बॉन्ड दिखाते हैं। बॉन्ड का ट्रांसफर यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं भाई, नहीं है। यहाँ पे देखो ये H और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है भाई, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड इफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? नो बॉन्ड इफेक्ट बोलते हैं। किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन को। और इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है भाई, है ना। क्या बोला जाता है? बेकर-नाथन इफेक्ट। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेकर और नाथन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था, इसलिए क्या बोला जाता है? बेकर-नाथन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्या हो गई आपकी ये फैक्टर इफेक्टिंग जो स्टेबिलिटी थी कार्बोकेटाइन्स की वो कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कार्बोकेटाइन है वो भी क्या हो चुका है भाई? कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसके बनाने की विधियां बता दी, कौन कौन सी इसकी वो विधि हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी। उसके बाद में आपने स्टेबिलिटी की बात की। स्टेबिलिटी में अपने सबसे बढ़िया फैक्टर देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इस पे तो स्टेबिलिटी कम होगी, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है भाई, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है भाई। और रिजोनेंस के बारे में पढ़ा है भाई कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्टेबिलिटी। और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसके प्रोपोर्शनल देखेंगे भाई? अल्फा हाइड्रोजन्स के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब आपका जो सेकंड कार्बोकेटाइन, सेकंड इंटरमीडिएट आता है उसका नाम है कार्बेनाइन। उसका क्या नाम है भाई? कार्बेनाइन। 6 प्रकार के बताए थे भाई, उनमें जो सेकंड इंटरमीडिएट आता है उसका क्या नाम है भाई? सेकंड इंटरमीडिएट को बोलते हैं अपन कार्बेनाइन। सेकंड इंटरमीडिएट है आपका कार्बेनाइन। कार्बेनाइन सेकंड इंटरमीडिएट है भाई कार्बेनाइन।
ये क्या होता है, जैसे कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन पे तो प्लस चार्ज था और इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो देखो भाई यहाँ पे कोई भी मेटल वगैरह जोड़ दें या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दें, यहाँ पे क्या जोड़ दें भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दें, तो यहाँ से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन खींचेगा क्योंकि ये तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से इसके पास क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से क्या आपके कार्बन आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन आयन की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि इसकी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो भाई स्ट्रक्चर दे रखी है, मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रक्चर जब दे रखी हो तो अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो 1 2 और 3, 3 तो क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड है, प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है भाई, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है एक, तो कितना आ गया भाई 4, और 4 को क्या लिखता हूं मैं, sp3। 4 को क्या लिखता हूं, sp3। sp3 आ गया। अब sp3 के अकॉर्डिंग कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए भाई, sp3 के अकॉर्डिंग कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। sp2 के अकॉर्डिंग, sp3 के अकॉर्डिंग कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी भी टेट्राहेड्रल नहीं होती, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है भाई जैसे अमोनिया होता है उसी प्रकार से ये होता है। तो देखो ये है भाई, और यहाँ पे मैं मान सकता हूँ भाई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था उसको क्या क्या हो जाएगा, अब ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड पेयर, ये तो बॉन्ड पेयर है आपका और ये क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे इसका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल कम होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बन जाएगी भाई, पायरामिडल बन जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी भाई, पायरामिडल, लाइक NH3। NH3 की जैसे क्या बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी भाई कैसी, पायरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, और इसमें मैं बात करूं कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 सिग्मा बॉन्ड हैं वो तो sp3 हाइब्रिड होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिड होते हैं। जबकि इसके पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाइब्रिडाइजेशन भाग ले रहा है भाई, वो भी मैंने कहा था, देखो काउंट किया है अपने स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में। तो वो भी कहाँ रहता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। तो क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन रहता है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp3। तो ये हो गई भाई इसकी स्ट्रक्चर, ये हो गई भाई इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो भाई नेक्स्ट है भाई इसकी बनाने की विधियां। नेक्स्ट है इसकी बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले आता है, देखो हाँ भाई देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन के क्या बनेंगे, देखेंगे भाई कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहला आता है भाई, सबसे जो पहला आएगा वो आएगा, कोई भी ग्रुप है उसको रिमूव कर देंगे भाई, कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा भाई, वहां पे कार्बन आयन बन जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई CO2 वाला। देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन है भाई, ठीक है। जैसे इसको गर्म किया जाता है, थर्मली डिकम्पोजिशन करवाया जाता है भाई इसका, तो ये वो वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज भाई, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपकी CO2 क्या हो जाएगी बाहर, और कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया तो क्या बन गया, ये कार्बन एनायन बन गया। ये क्या बन गया भाई, कार्बन आयन बन गया। अब दूसरी जो मेथड है वो है भाई आपका, दूसरा जो मेथड है वो है आपका बेस के साथ, कि कोई भी आपका कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा या जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या करेंगे अपन, बेस लेंगे और क्या बना देंगे, कार्ब एनायन बना देंगे। कैसे, देखो जैसे मैं बात करूं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की, तो एसिटाल्डिहाइड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है भाई इसको, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो ये क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इस कार्बन पे प्रेजेंट, ये क्या है भाई, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसको क्या करेंगे, बेस लेंगे भाई, बेस की प्रेजेंस लेंगे और यहाँ से क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना कार्ब एनायन। यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, कार्ब एनायन। जैसे अपने बेस OH लिया, OH लिया तो यहाँ पे साथ साथ क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, इस प्रकार क्या है अपन इसको बनाते हैं कि
इसकी क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कोई भी ग्रुप है उसको रिमूव कर दो, जैसे CO2 वाला बढ़िया एग्जांपल है, कार्बोक्सिलेट आयन से ये इधर ये इधर, तो ये हो गया बाहर। उसके बाद में आपका एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, बेस की प्रेजेंस लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन बोल दो इसको, एसिटिक हाइड्रोजन बोल दो, वो प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, बेस लेके इस एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे और क्या बन जाएगा अपने पास, कार्ब एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई अपने पास, कार्ब एनायन बन जाएगा। अब देखो भाई, अब जिस प्रकार से अपने कार्बोकेटाइंस के टाइप से, उसी प्रकार से इसके भी टाइप हैं। ये भी कितने प्रकार का होता है भाई, ये भी वही 4 प्रकार का होता है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और आपका मेथिल कार्बोनाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मेथिल कार्बोनाइन, ये प्रकार 4 कार्बोकेटाइन के थे भाई, यही इसके हैं। ये लो 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये लो, ठीक है भाई, CH3 है भाई यहाँ पे। तो इस कितने प्रकार के होते हैं कार्बोनाइन, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक मेथिल कार्बोनाइन, ठीक है। इस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गई। अब देखो इसकी रिएक्शंस देखो भाई, कार्बोनाइन होता है वह कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, कि किस प्रकार से ये रिएक्शन कर सकता है। तो देखो भाई, अब कार्बोनाइन है भाई, तो कार्बोनाइन सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो कैसा काम करेगा भाई, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मैं बात करूं जैसे एल्डिहाइड के अपन क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एल्डिहाइड के मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए भाई। और कार्बोनाइन कौन सा था अपना, अभी बनाया था भाई, ये वाला कार्बोनाइन अभी बनाया था। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है ना भाई, वो ये है ऐसे, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन पे, तो ये यहाँ टेक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा, देखो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, CH3 C O नेगेटिव, यहाँ H, फिर यहाँ पे क्या आपका CH2 CHO, ठीक है। देखो CH3 C O नेगेटिव H, फिर यहाँ पे क्या जुड़ गया CH2 CHO, CH2 CHO, ठीक है। अब क्या करवा दें भाई, इसका प्रोटोनेशन करवा दें। प्रोटोनेशन करवा दें तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एल्कोहल, ये बन जाएगा ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी इसकी, इस प्रकार से क्या होगी केमिकल रिएक्शन। क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है भाई, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और क्या बना लेता है, ये आगे कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। चलो भाई एक और देखो भाई, इसकी कार्बोनाइन की एक और प्रिपरेशन मेथड है, वो है भाई एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे भाई, जैसे ये है आपका, यही था CH2 माइनस और CH, ये था। तो मैं यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता भाई, आसानी से करवा सकता हूँ भाई। अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है आसानी से। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है भाई। तो ये एक रिएक्शन ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 प्रकार की रिएक्शन देता है, एक तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और एक कौन सी रिएक्शन देता है भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो भाई, अब आती है भाई इसकी, आपने टाइप पढ़ लिए, आपने इसके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए, आपने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए। अब अपनी जो मेन आती है वो आती है इसकी स्टेबिलिटी। अब इसकी जो मेन जो फैक्टर है वो आता है भाई, वो आता है इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब भाई अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ गए हो तो इसकी बहुत आसानी से समझ जाओगे। कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई है तो इसकी बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। देखो ये है कार्बोनाइन, जैसे ये है कार्बोनाइन, ठीक है। अब मैं यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूं या फिर क्या जोड़ो भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आपको बताया था कि जो इस प्लस चार्ज को क्या न्यूट्रलाइज की तरफ भाई, क्या बताया था कि
न्यूट्रलिटी की तरफ जो कोई भी ग्रुप इसको लेके जाता है ना, तब तो वो स्टेबल हो जाता है। और जब इसको आयनिक फॉर्म में मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ता है, तब वो क्या हो जाता है भाई, अनस्टेबल होता है। तब क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो इसी प्रकार है भाई, यहाँ पे अगर माइनस चार्ज को कोई अगर कम कर रहा है, माइनस चार्ज को क्या कर रहा है भाई, कम कर रहा है कोई, तो वो तो क्या होगा, मोर स्टेबल। वो तो क्या होगा, मोर स्टेबल। और जो इस माइनस चार्ज को क्या रहा है, बढ़ा रहा है, माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या होगा, लेस स्टेबल। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। माइनस चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। अब माइनस चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। उसका जस्ट रिवर्स है भाई। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब आयनिक फॉर्म में जा रहा है, तो आयनिक फॉर्म में जा रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी भाई, डिक्रीज। तो यहां से मैं एक बढ़िया रिलेशन निकाल सकता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, स्टेबिलिटी। कौन होती है भाई, स्टेबिलिटी। भाई चार्ज तो कोई भी हो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगी, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो न्यूट्रलिटी तो क्या होगी, कम होगी। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी बढ़ी, चार्ज कम हुआ, चार्ज कम हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी। देखो यहाँ पे देखो चार्ज कम हुआ था तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, और चार्ज क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही। तो भाई इस प्रकार से होता है आपका कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। समझ आ गया होगा आपको कि माइनस चार्ज वाले बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, माइनस चार्ज मतलब डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और माइनस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, माइनस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। या फिर मैं ये यहाँ से एक रिलेशन दे सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी के। कोई भी चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज क्या होते हैं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई चार्ज बढ़ेंगे तब तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कमी होगी, न्यूट्रलिटी की तरफ थोड़ी ना जाएंगे वो। ठीक है, चलो अब देखो भाई वही बात है, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं अब इसके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कार्बन आयन की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इनमें भाई सबसे पहले आएगा वही आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी वही है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आएगा आपका वही रिजोनेंस। लेकिन तीसरा यहां पे क्या है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। यहां पे जो कार्बन आयन है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता भाई। तो क्या होगा भाई यहां पे फिर, क्योंकि भाई इसके पास पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या प्रेजेंट है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई पाई के साथ कभी भी क्या होता है, पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड की तरफ जाएंगे तब क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो पाई पाई के साथ जो ओवरलैपिंग होती है उसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते कभी भी। या तो सिग्मा होना चाहिए या पाई होनी चाहिए, या फिर सिग्मा और पी ऑर्बिटल होना चाहिए। पाई पाई के साथ होगी उसको अपन कभी भी क्या नहीं बोल सकते, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई इसके पास नेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, पाई के साथ ही करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता भाई। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह पढ़ेंगे अपन एस कैरेक्टर, एस करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तीन प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है भाई, माइनस, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो अब यहां से देखो क्या क्या निकला है कि माइनस आई अगर जुड़ेगा, माइनस आई अगर जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो मैं बोल सकता हूं माइनस आई होता है वो स्टेबिलिटी क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई की। देखो माइनस आई जोड़ते क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है। इसी प्रकार देखो प्लस आई जोड़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि प्लस आई होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, स्टेबिलिटी। उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, स्टेबिलिटी। समझाई बात, उसकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। अब देखो भाई
दूसरा इफेक्ट रिजोनेंस, रिजोनेंस तो वही है भाई, सेम ही, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। वही है भाई कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन में मैंने आपको बढ़िया समझा दिया भाई। तो इसी प्रकार वहां पे प्लस चार्ज आता था किसी भी एटम पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा जो मेन है अपना, वो है भाई एस करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर वाला फैक्टर, परसेंट एस करेक्टर वाला फैक्टर। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर इसके बारे में समझते हैं। परसेंट एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ते हैं भाई, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैसे वैसे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। देखो कैसे होती है, ये देखो भाई, यहां पे देखो, इसके पास परसेंटेज 50% है भाई, एस सॉरी, इसके पास कितने हैं भाई, 25% क्या है, एस करेक्टर है। क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3, यहाँ पे कैसा है भाई, sp2, और यहाँ पे कैसा है, sp, यहाँ पे कैसा है भाई, sp। तो sp3 है, मतलब 3 तो p के और 1 s के हैं, तो मतलब 75% तो इसका है और 25 किसका है, s का। तो s के कितने भाई, 25%, 25%। sp2 में 2 इसके हैं, 1 इसका है, 2 इसके और 1 इसके, तो मैं बोल सकता हूँ कि एस करेक्टर कितने है भाई, 33% है। यहाँ पे 33.33 क्या है, परसेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एस और पी के कितने भाई, एक एक है दोनों, तो 50% है। यहाँ पे क्या है भाई, 50%। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी होती है जिसके पास एस करेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एस करेक्टर ज्यादा होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इनको तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा, इनको तोड़ने में, इसको तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा भाई, इसको तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा। या फिर मैं बता दूं कि जो इनका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे भाई बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे जो बंद जुड़े रहते हैं वो स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं भाई, स्ट्रांगली। और यहाँ पे देखो सिंगल बंद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड है वो क्या है, थोड़ा वीक होता है इसकी बजाय। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि भाई वीक होता है, यहाँ पे वीक होता है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मेरे वाले तो, मेरे तो तोड़ने नहीं दूंगा, मुझे तो इलेक्ट्रॉन और दे सकते हो आप, मैं मेरे वाले नहीं दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या देता है, आसानी से दे सकता है। तो क्यों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी तो बोलते हैं भाई इसको। तो इसलिए क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से दे सकता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला, खींचने वाला होता है ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे माइनस चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे माइनस चार्ज। तो आपको भी पता होगा माइनस चार्ज कहाँ आता है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस पे कैसा चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज है, तो मैं ये मान सकता हूँ हाँ भाई ये स्टेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस पे कैसा चार्ज है भाई, माइनस चार्ज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेबल है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ये वाला। मैं बोल सकता हूँ कि sp3 की सबसे कम, फिर sp2 और फिर sp। क्यों, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा परसेंट एस करेक्टर किसके पास होते हैं, एस के पास। अब एस के पास होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से क्या है, अपने इसमें जो पढ़ा है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का थर्ड फैक्टर, वो क्या होता है कि जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो वहां से क्या होगा भाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है और उस पे माइनस चार्ज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ हाँ भाई ये स्टेबल है। क्योंकि अब मैं ये बोलूं कि भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है एक, तो सॉरी कार्बन तो अपन पढ़ी नहीं, जैसे लिथियम पे माइनस चार्ज बोल लूं मैं और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बोल लूं, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर इसमें जो माइनस वाला, माइनस ऑक्सीजन वाला जो माइनस चार्ज है वो तो जचने वाली बात है, लेकिन ये लिथियम वाली जचने वाली बात नहीं है, क्योंकि लिथियम पे कभी माइनस चार्ज आ ही नहीं सकता, मेटल है भाई। तो इसी प्रकार क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उस पर हमेशा कैसा चार्ज कैरी होता है, माइनस चार्ज। कैसा चार्ज रहता है भाई, माइनस चार्ज। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है भाई, ज्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो मैं यहां से एक बढ़िया सा रिलेशन निकाल सकता हूं, कौन सा, कि परसेंटेज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसके परसेंटेज करेक्टर उतने ज्यादा, या फिर जिसके परसेंटेज करेक्टर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्या पढ़ लिया अपने, कार्ब एनाइन पढ़ लिया। इस प्रकार से अपना क्या हो गया भाई, कार्ब एनाइन। तो कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो गया अपना, कार्ब एनाइन कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई तीसरा, देखो कार्बिन। तीसरा अपना जो आता है वो आता है भाई कार्बिन। दोनों के दोनों जो कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन पढ़ाए भाई बहुत ही मैन है, इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों बहुत ज्यादा काम में आएंगे। और इनमें से भी जो कार्बोकेटाइन है भाई वो आप बहुत ज्यादा काम में आता है। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है भाई। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो आप ध्यान में रखोगे, बहुत काम में आएगा भाई। अब देखो जो तीसरी आपकी आता है इंटरमीडिएट, वो आती है भाई आपकी कार्बिन। तीसरी जो इंटरमीडिएट आती है स्पीसीज, सॉरी फ्री रेडिकल, तीसरी जो आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज आती है वो आती है भाई इसकी फ्री रेडिकल। देखो देखो कार्बिन चौथी है भाई, तीसरी है आपकी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज से कोई भी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, होमोलाइटिक क्लीवेज से कोई भी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, उसको मैं क्या बोलता हूं भाई, फ्री रेडिकल बोलता हूं। उसको मैं क्या बोलता हूं, फ्री रेडिकल बोलता हूं। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखो भाई एच 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 और ये आपका रेडिकल। तो दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये और दो ये, 6 और 1 7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अब बात करें भाई इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात करने से पहले क्या देखेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देखो कितने भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 3 है। अब बताओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है भाई। एक और इलेक्ट्रॉन होता तो मैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता, काउंट करता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही। तो मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले सकता, इसलिए ये कहा भाई अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 3 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 3 आ गए। और 3 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब संरचना जैसी बनती है, स्ट्रक्चर जैसी बनती है वैसी की वैसी बनेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चेंजमेंट कहाँ आता है, जहां पे रिपल्सन होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, तब क्या बनती है भाई, स्ट्रक्चर थोड़ी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है उसमें। अब सीधी है तो बना देंगे भाई। sp2 की कैसी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी भाई, एच एच और यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2। और इसमें क्या होता है भाई, 3 जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो तो sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बने, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट होता है भाई, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें भाई इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कि कैसे बनाया जाता है इसको, तो भाई आपको भी पता है, थर्मली और फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन कर दो। कोई भी स्पीसीज होगी उसका फोटोकेमिकली या थर्मली, जैसे मैं बात करूं भाई, कोई भी ये है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसको या तो थर्मली या फिर क्या है फोटोकेमिकली, या उसको फोटोकेमिकली क्या कर दो, डिकम्पोज कर दो, तो क्या बन जाएगा भाई, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे भाई, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। कोई भी स्पीसीज होगी, कोई भी मतलब रिएक्टेंट होगा, उसको थर्मली क्या, थर्मली या फोटोकेमिकली क्या कर देंगे अपन, डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज कर देंगे तो वो क्या बना लेगी, फ्री रेडिकल बना लेगी। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, Cl2Cl की, तो यहां से क्या होगा, इसको जैसे अपन गर्म करेंगे या फिर हाई वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा अपने पास। तो क्या बन जाएगा भाई, रेडिकल। तो फोटोकेमिकली भी बना सकते हैं इसको और थर्मली भी बना सकते हैं फ्री रेडिकल को। ठीक है भाई, वही है। इसके टाइप की बात करें तो टाइप भी इसके वही है भाई, 4 टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी इसके कितने हैं भाई, 4 हैं। वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मेथिल रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। तो 1 डिग्री तो देखो बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री,
और इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, और ये हो जाएगा भाई आपका 3 डिग्री। हाँ, तो देखो इसके बाद में क्या करते हैं, देखो फ्री रेडिकल होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। जो फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, प्लेनर होती है, ठीक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको बता ही दिया क्या होता है, sp2 होता है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर ही हैं, लोन पेयर काम में नहीं आएगा, है ना, हाइब्रिड में रहेगा। तो उसके बाद में देखो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, तो उसके बाद में देखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स। अब प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट आएगा वो आएगा फोटोलाइटिक क्लीवेज। पता है भाई आपका ये क्या है, ये आपका फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल होगा वो या तो थर्मली डिकम्पोज होगा या क्या होगा, फोटोलाइटिकल। क्या होगा, थर्मली या फोटोलाइटिकल क्या होगा, क्लीवेज होगा, और उससे क्या बनेंगे अपने पास, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो मैं बात करूं जैसे क्लोरीन आयन है, क्लोरीन एटम है, सॉरी क्लोरीन एटम है, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यूवी लाइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा Cl प्लस Cl प्लस, ये बन गया फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार के अपन फ्री रेडिकल्स को बना सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं मेथेन की, ये फ्री रेडिकल है, ये यहाँ, तो एक और बन गया आपका फ्री रेडिकल, मेथेन फ्री रेडिकल बन गया, ये लो। इस प्रकार क्या है, अपन फ्री रेडिकल बना सकते हैं किससे, फोटोलाइटिकल और थर्मली। यहाँ पे थर्मली और कर लेना भाई, फोटोलाइटिकल और थर्मली डिकम्पोजिशन से क्या, डिसोसिएशन से क्या कर सकते हैं अपन, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक छोटी सी बात और है इनमें, इलेक्ट्रिक जो सेकंड इसकी पार्ट है वो क्या है, बाई इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। और ये देखो आपके बाई इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, इसका मतलब है कि ये जो आपकी कोल्बी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन उसके जैसा होगा। तो देखो मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस और ये प्लस, सबसे पहले इसका डिसोसिएशन होगा, किसमें होगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम में। सबसे पहले ये डिसोसिएट होंगे, एक कैथोड पे जाएगा और एक एनोड पे जाएगा, एक इनमें कैथोड पे जाएगा और एक किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे, तो वो इस प्रकार बनेंगे, नेगेटिव, तो यहां से क्या होगा, इस ये वाला बॉन्ड ये तो यहां जाएगा, फिर ये वाला जो बॉन्ड है आपका वो ब्रेक होगा इधर से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, तो यहां से आपका क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा और बाहर निकल जाएगी CO2। यहां से क्या बनेगा आपका, रेडिकल बनेगा और बाहर निकल जाएगी CO2। इस प्रकार के आपके फ्री रेडिकल जो फॉर्मेशन है उसकी प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो क्या हुई आपके कंप्लीट, प्रिपरेशन जो मेथड्स हैं वो क्या हुई है यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे एक रेडिकल रख लो क्योंकि रेडिकल से फिर सही हो जाएगा, रेडिकल से क्या हो जाएगा, ये कैथोड पे चला जाएगा, एक एनोड पे चला जाएगा, उसके बाद में जब रिएक्शन होगी तो वहां पे कैथोड या एनोड पे क्या बनते हैं, आपके फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब पढ़ेंगे अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस।